नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपना टॉपिक है वो पढ़ने वाले राइट्स। राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? तो जाहिर सी बात है, राइट्स की अगर हम बात करें, अधिकार क्या होते हैं? अधिकार व्यक्ति के जीवन को डेवलपमेंट यानी अपने जीवन को इंप्रूव करने के लिए उसके लिए राइट्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं बिजनेसमैन बनूं, तो बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई उसकी अपनी इच्छा बिजनेसमैन बने तो वो बने। ये नहीं कि उसके ऊपर कोई प्रेशर करेगा कि उसको ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। समझ में आई? तो फाइनली मेन टॉपिक है हमारा कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में हम सबसे पहले राइट्स की बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो होता है वो हमारा आर्टिकल 14 टू 18 आता है। अब 14 टू 18 आर्टिकल अगर हम 14 की बात करें तो ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में लो, लेकिन आप सुनते जाइए, समझ में आएगा आपको। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजरों में सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, सभी लोग कानून की नजरों में क्या है? बराबर है। आर्टिकल 14 इस बात की गारंटी देता है। अगर कोई भी रूल को ब्रेक करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इट्स कॉल्ड बी आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की मनाही। आर्टिकल 15 इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसकी भाषा, उसके जेंडर, उसके कलर को लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल 15 इस बात की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि किसी भी पर्सन को पब्लिक प्लेस, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो या फिर कोई सार्वजनिक जगह हो, वहां पे जाने आने से नहीं रोक सकते उसके जेंडर, कास्ट, रिलीजन को लेकर के। इट्स कॉल्ड बी आर्टिकल 15, जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, हमारे राइट्स में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा पार्ट 3 में आता है। पार्ट 4 जो होता है हमारा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट, फंडामेंटल राइट्स में हमने राइट पढ़ रहे हैं, जो हमारे 6 तरह के राइट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कल्चर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियंस। तो इसमें राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 हमने पढ़ लिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 पढ़ लिया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को सरकारी नौकरी पाने का समान इक्वल अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 16 इस बात की गारंटी देता है, यानी कि किसी हर पर्सन को गवर्नमेंट जॉब पाने के इक्वल अवसर मिलने चाहिए, बशर्त इसमें यह है कि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है बीएड वगैरह का, बीएड सीटेड वगैरह का, वो उसे क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसको पब्लिक मतलब गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई है ही नहीं, जैसे बीएड का कोर्स नहीं कर रहा, वो कहते हैं टीचर ही बनूंगा, मुझे तो फॉर्म भरना है, एग्जाम है, तो वो नहीं, मतलब उसका क्राइटेरिया वो फुलफिल करता हो, देन उसके बाद उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राइट। तो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ रहे हैं, ये लीगल राइट्स है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। अगर इस फंडामेंटल राइट्स के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है तो उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है कि हाई कोर्ट और सिक्योरिटी उसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा, सिक्योरिटी देगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का इसको रिजर्व यानी कि इसे आरक्षण प्राप्त है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का इसके ऊपर हाथ, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इसे पूरी तरीके से रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है। अगर कोई किसी भी पर्सन का
जो राइट्स है उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे पनिश करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर सकते हैं हम। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की मनाही। छुआछूत तो पहले कभी होता था, अभी भी कहीं कुछ होता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता कहीं होता होगा, लेकिन अगर है भी, वैसे है कहीं बिल्कुल देहात वगैरह में आप जाओगे तो मिल जाता है थोड़ा बहुत अभी भी, लेकिन इतना नहीं है अभी भी। बिल्कुल 99% मान मैं समझता हूँ अपने बिहार में, जहाँ तक कि मेरे को जानकारी है, अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ कि बहुत खत्म हो चुका है, लेकिन है कुछ तो है। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब था छुआछूत की मनाही। जैसे पहले के टाइम पे हुआ करता था कि किसी कहते थे से बाय कास्ट उसको लेकर के उसके साथ अनटचेबिलिटी आई कि भाई तेरी परछाई मेरे पे गिर गई, या फिर तू मेरे सामने आ गया, या तूने मुझे छू दिया, इस तरीके की अनटचेबिलिटी कुछ रहती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके अगेंस्ट बहुत अपना स्ट्रगल किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत संघर्ष किया। फाइनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो उनका पहला मकसद तो यही था कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, उनको कैसे भी करके इक्वल यानी कि समान धारा में लाया जा सके, उनके लिए कुछ किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17, 16 इस पर भी ज्यादा फोकस रखा था कि आर्टिकल 15 ने तो कहा था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की मनाही करवा दी गई। आर्टिकल 16 एक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो मिला, और आर्टिकल 17 जो था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का छुआछूत बर्ताव नहीं किया जाएगा। इसको कानूनी मान्यता दी गई कि अगर कोई इस तरह की हरकत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनन एक्शन होगा और उसको मतलब पनिश किया जाएगा हर तरीके से। अगर इसको बात करें तो 1955 में इसका जो नाम था वो था द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। इसको आर्टिकल 17 को कहा गया था 1955 में द अनटचेबिलिटी फॉर ऑफेंस एक्ट, लेकिन अब 1976 में आकर के इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसको क्या गया, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट की जगह इसका नाम कर दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इसका नाम 1976 में चेंज किया गया और रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट। अगला बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल यानी उपाधियों की अंत की बात करता है आर्टिकल 18। उपाधियों का अंत क्या होता है कि भाई पहले के टाइम में जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो कुछ लोगों को कुछ टाइटल दिए जाते हैं, जैसे नाइटहुड या सर की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह के जो टाइटल थे वो उस पर बैन कर दिया गया और ये कहा गया आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग कि इंडियन जो भारत की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट की बिना परमिशन के कोई भी इंडियन सिटीजन विदेशों से मिलने वाली किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। इसको कहते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो आर्टिकल 18 में आता है। आई होप आपको जो फंडामेंटल राइट्स का राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 टू 18 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अपना राइट टू फ्रीडम। जस्ट दीजिए, अगला है अपना राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 20 में आता है। अब इसको हम करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में पहले 7 राइट्स थे, बाद में से इसमें से एक निकाल दिया गया, 6 रह गए, फिर बाद में इसमें एक और जोड़ा गया, अब फिर इसमें 7 हो गए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो है वो किस तरह के राइट्स की बात करता है? ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आर्टिकल 19 में 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी। 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, उसमें से कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात कहने का आपको अधिकार है। दूसरा पॉइंट था फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी आपको एकजुट होने का अधिकार प्राप्त है। देन फ्रीडम टू द एसोसिएशन ऑफ एंड यूनियन, आपको कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार मिला हुआ है। देन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, यानी कि आपको भारत की किसी भी सीमा में फ्रीली घूमने फिरने का अधिकार है। राइट टू रिसाइड द सेंटर इन द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी देश के किसी भी भाग में आपको बसने का अधिकार प्राप्त है। द राइट टू प्रेसिफाई द प्रोफेशन और द कैरियर ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आपको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे आप ट्रेड करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। फिर इसमें एक और राइट्स था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको आर्टिकल 19 से निकाल दिया गया। अब वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो सिर्फ लीगल राइट्स है। तो कितने रह गए थे? 6 राइट्स। कौन कौन से थे? 6 राइट्स। कोई बात, आपको अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, आपको कोई सा भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है,
आपको असेंबल होने का, एसोसिएशन बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आपको अपनी जो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, आपको कई देश में किसी भाग में फ्रीली घूमने फिरने का अधिकार प्राप्त है। ये सारे आपको राइट्स मिले गए हैं। और अगला जो राइट्स था ये था आपका 2005 में आया था, जो ऐड हुआ 2005 में, यानी कि 6 रह गए थे, प्लस इसमें अब एक और जोड़ दिया गया 2005 में, जिसको बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में जोड़ा गया और इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, और राइट टू फ्रीडम में इसके आर्टिकल 19 में जोड़ करके पहले 7 थी, 6 रह गई थी, अब 6 में फिर एक बार जोड़ दिया आरटीआई, और अब ये 7 हो गई है। तो आर्टिकल 19 में आपके 7 राइट्स हैं, और 7 जो 7वां राइट जो आरटीआई है वो 2005 में ऐड हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि कहता है कि आपको कोई भी जानकारी पाने का अधिकार है, आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला राइट्स है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो कहता है वो कहता है राइट टू पर्सन एक्सक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, यानी आर्टिकल 20 जो कहता है, सुनिए ध्यान से, कहता है राइट टू पर्सन एक्सक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, यानी किसी भी अपराध में संलग्न व्यक्ति को बचाव का अधिकार देता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपको पूरा अधिकार दे रहा है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई भी ब्लेम लगा दिया गया, कोई भी आरोप लगा दिया गया है, तो आपको पूरी आजादी है कि भाई आप उस चीज के लिए फाइट करें कि नहीं ये मैंने नहीं किया, अपने आप को पूरा एक्सक्यूज, अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार आपको आर्टिकल 20 देता है। ठीक है, आर्टिकल 20 के तहत अगर हम ये भी जान सकते हैं कि भाई पुलिस को अगर किसी पर्सन पे शक है, तो अगर वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उठाती है, अरेस्ट करती है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई उसको कारण बताया जाए कि भाई उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अगर अरेस्ट कर भी लिया है कि तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट पे पेश करना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरा, पुलिस उसके साथ मारपीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? कोर्ट ने साफ कहा था कि भाई पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान एक्सेप्टेबल नहीं होते कोर्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें दबाव देके, प्रेशर देकर के बातों को बुलवाया गया है। तो इसलिए वो एक तरीके से सेल्फ जो पुलिस कस्टडी में जो अपना बयान दिया गया होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। देन पुलिस सिर्फ उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है, को पनिश नहीं कर सकती। पनिश करने का राइट सिर्फ जुडिशरी को है। राइट, समझ गए होंगे आप। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 21। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स। इसमें हम आर्टिकल 21 प्लस 21A दोनों पढ़ेंगे। 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि निजी स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की बात कर रहा है। निजी स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार क्या होता है कि भाई आप अपनी पसंद का क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, किस रिलीजन, मतलब आपका जो पर्सनल लिबर्टी, कुल मिलाकर के आपकी अपनी निजी स्वतंत्रता की बात करता है कि आपकी निजी स्वतंत्रता को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। अगर आपकी कोई पर्सनल लिबर्टी में आपकी निजी स्वतंत्रता को इंटरफेयर करता है तो यानी कि वो आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार भी देता है। जीवन का अधिकार यानी कि जीवन ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर ही उसको लेगा। आप ना तो मतलब किसी पर्सन को आप हार्म पहुंचा सकते हो, ना ही खुद अपने जीवन कर सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं सुसाइड कर ले, सुसाइड भी एक तरीके का क्राइम होता है, आपके खुद के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। आगे बात करते हैं, इसी आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A जो है ये आपका है राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। RTE बोलते हैं इसे, RTE शॉर्ट में। RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में आता है, जो कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और ये जिम्मेवारी है सरकार की, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। आई होप आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। आर्टिकल 22, 21 और 21 और 21A। आगे है हमारा आर्टिकल 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है। ये कहता है राइट टू पर्सन अरेस्ट अंडर द ऑर्डर सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी बंदे को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर अरेस्ट किया गया है तो वो आर्टिकल 22 का
इस्तेमाल कर सकता है। अब अरेस्ट दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि ऑर्डिनरी पर्सन है, उसे जनरली उठा लिया, अबे क्यों उठा लिया, क्यों बंद करा, उसको क्यों अरेस्ट किया गया, उसका उसको कारण बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपने क्या अपराध किया, आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे, 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा और आपको अपनी पसंद का वकील करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये सब आर्टिकल 22 में आपको मिलता है। लेकिन दूसरे तरीके का एक होता है, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, उसे बोलते हैं निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी ये अपराधी किस्म के लोगों पर लागू होता है। यानी कि अगर मान लो एक समाज में कोई बंदा है, मैं यहाँ पे एग्जांपल बना देता हूँ, यहाँ तक विजुअल हुआ है, देखिए बोर्ड यहाँ तक आ रहा है, ऊपर जाना पड़ेगा, चलो ऊपर इसे रब कर देते हैं फिर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको रब करते हैं। ये मेरे दो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमेशा मैं इनका एग्जांपल देता हूँ। एक है रवि और दूसरा है राहुल। चलिए, रवि और राहुल मेरे दो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और रवि और राहुल की बात करें तो रवि तो ठीक है, अपनी सोसाइटी के अंदर ठीक है, लेकिन राहुल क्या है, सोसाइटी के अंदर भी बदमाश है और सोसाइटी के बाहर भी बदमाश है। अब अचानक मान लो पुलिस आ जाती है, तो पुलिस जब दोनों अरेस्ट करने आएगी तो सोसाइटी वाले किसके फेवर में आ जाएंगे? ऑब्वियसली रवि के फेवर में, रवि को बचाने की कोशिश करेंगे कि रवि जो है सोसाइटी के अंदर सबसे बहुत अच्छा, बाहर कुछ करता हो तो मतलब नहीं। लेकिन राहुल जो है दोनों तरफ में बदमाश है, इसको अरेस्ट कर लेंगे, इसको अरेस्ट कर लेंगे, राइट। लेकिन हमें समझना था प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अपराधी किस्म के लोग दोनों ही अपराधी हैं, लेकिन क्या है, एक सोसाइटी के बाहर, एक सोसाइटी के अंदर भी और बाहर भी है, मतलब ये ज्यादा अपराधी किस्म का बंदा है। तो फाइनली क्या होगा इसके साथ में कि इसकी वजह से किसी ओकेजन पर कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। इस बात को अंदाजा लगाते हुए पुलिस क्या करेगी, राहुल को अरेस्ट कर लेगी उस टाइम पीरियड तक, और बाद में वो टाइम पीरियड ओवर होने के बाद उसे छोड़ देंगे। जैसे आपने देखा होगा, जब भी होली, दिवाली, दशहरा, 15 अगस्त, 26 जनवरी आती है, तो जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनको क्या करती है पुलिस, अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद जेल में डाल देती है। और जब वो टाइम पीरियड पर्टिकुलर बीत जाता है, क्योंकि तो उसको क्या करते हैं फिर वो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वजह ये होती है कि उनको ऐसा अंदाजा होता है कि इनकी वजह से पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ घटना हो सकती है, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या है, इसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ अपराधी किस्म के लोग नहीं होते और उनको अरेस्ट कर लेती है पुलिस और कोर्ट के सामने पेश ही नहीं करती है। तो ऐसे में क्या करा जाए, तो ऐसे में उन लोगों के बेनिफिशियल के लिए होता है आर्टिकल 32 में जो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। और कौन सी है वो, डिटेंशन उसे बोलते हैं हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया होता है, कोर्ट आदेश जारी कर सकता है वह उसे तुरंत कोर्ट के सामने पेश करे। वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 22 वाला। चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो आता है हमारा, ये राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, के मानव के व्यापार और जबरन काम लेने की मनाही पर बात करता है। आपने देखा ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि मनुष्य की खरीद फरोख्त, यानी कि कुछ लोग मनुष्यों को, यानी कि बच्चों को, लड़कियों को, कुछ उनको मतलब बहला फुसला के लाते हैं और उनको बेच देते हैं, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। फोर्स लेबर क्या होती है? फोर्स लेबर का मतलब होता है कि जबरन काम लेना। किसी मजदूर से आपने काम करवाया, काम कराने के बाद उसका काम का वेजेस नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, तो इसको फोर्स लेबर कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो है आर्टिकल 23 के अगेंस्ट गलत है। तो क्या होता है कि भाई अगर तो कहीं ना कहीं आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा, आपको उसके लिए सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। इट्स कॉल्ड द आर्टिकल 23। And now Article 24. Article 24 कहता है prohibition of employment of children in the factories. Article 24 ये भी exploitation के अंदर आता है, right to against exploitation. Article 24 कहता है prohibition of
एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एट एक्स्ट्रा, यानी कि फैक्ट्री और अन्य किसी जोखिम भरे कामों में 14 साल से कम उम्र के, यानी कि 14 इयर्स, 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना या जोखिम भरे काम में लगाना वो गैर कानूनी माना गया। इट्स कॉल्ड बी आर्टिकल 24, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एट एक्स्ट्रा, राइट। चलिए, तो ये आपके 3 राइट्स हो चुके हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगला बात करते हैं हम राइट टू रिलीजन। चलिए, राइट टू रिलीजन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है धर्म की आजादी है, और धर्म क्या है, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं। इसको हम जानते हैं आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, ये हमारे आर्टिकल में आता है। तो 25 आर्टिकल क्या कहता है, फ्रीडम टू कंसेंट एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपेगेंडा ऑफ द रिलीजन, यानी कि आर्टिकल 25 सिंपल वर्ड में कहता है कि आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसके बीच में इंटरफेयर करने का अधिकार किसी को नहीं है। रिलीजन के मामले में आदमी, अब हम लोग स्वतंत्र हैं। मान लो कोई पर्सन हिंदू रिलीजन में या मुस्लिम रिलीजन में या क्रिश्चियन रिलीजन में, और वो चाहता है कि अपने धर्म को परिवर्तन करना, तो ये इसको अपना पर्सनल मैटर है, अपना निजी पर उसका डिसीजन है कि वो किस धर्म को मानता है और इसका प्रचार करता है, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स, यानी कि अपने धर्म से संबंधित मामलों को निपटारा करने का अधिकार आर्टिकल 26 में आता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल भाई हम माता का जागरण करा रहे हैं, तो माता का जागरण जब कराया जाता है तो कोई सरकार आकर के पैसा नहीं देती कि लो जी पैसे लो माता का जागरण करा लो, नहीं, वो हम अपने खुद मैनेज करते हैं। आर्टिकल 26 उसका हमें अधिकार देता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग लड़के वगैरह मिलकर के अपनी एक यूनिटी बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, और उस एसोसिएशन के तहत वो लोगों से चंदा मांगते हैं, कुछ अपने पास से खर्च करते हैं, फाइनली उस माता का जागरण करा लेते हैं, या फिर किसी मंदिर का निर्माण करा लेते हैं, या किसी मस्जिद का निर्माण करा लेते हैं, कुछ करा लेते हैं। तो ये रिलीजन वाला मैटर है, अपना है, यानी कि अपने जो उसके काम है उसको आपको मैनेज करने का अधिकार आर्टिकल 26 खुद ही देता है, राइट। तो इसमें आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 27 कहता है कि भाई सभी रिलीजन, सभी धर्म क्या बराबर है, कोई भी धर्म ऊपर या नीचे नहीं है। राज्य की नजरों में, स्टेट की नजर में, देश की नजरों में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्म बराबर है, इक्वल है। हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रिलीजन है वो है सेकुलर, यानी भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, भारत सेकुलर कंट्री है, यानी कि रिलीजन फ्री देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को आजादी है, सभी धर्म अपनी आजादी से फुल्ली अपने कल्चर को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं राइट टू क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, यानी सभी धर्म को मानने की आजादी, ठीक है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 बोलता है नो रिलीजियन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड, यानी कि राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर राज्य के फंड से कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज चल रहा है तो वहां पर किसी भी तरह की धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 28 बोलता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 28 कहता है कि स्टेट फंड से चलने वाले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से चल रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में, उन स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 28 कहता है। आई होप आपको राइट टू रिलीजन वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पानी देंगे जरा, 2 मिनट। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, सॉरी कल्चरल एजुकेशन राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30 क्या कहता है, कल्चरल एजुकेशन राइट से ही हमारा लगा राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कि जो आपको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है।
आर्टिकल 29 इस बात की गारंटी देता है। आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर सभी लोग अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रिलीजन की बात करें, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन जैसे कोई भी ओकेजन आता है तो सभी लोग मिलजुल करके उसको फुल्ली एंजॉय करते हैं। अगर ईद आ रही है तो सब मिलजुल के मना रहे हैं, दिवाली आ रही है तो सब लोग मिलजुल के मना रहे हैं, क्रिसमस आया तो सबने मिलजुल के मनाया। इट्स कॉल कि अभी ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग वहाँ ज्यादा किसी रिलीजन के कुछ लोग ज्यादा वहाँ पे मेजोरिटी में रहते, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फंडा है कि आर्टिकल 29 आपको इस बात की आजादी देता है, आपको इस बात का फंडामेंटल राइट्स देता है कि आपको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कौन होते हैं? वो लोग जो जनसंख्या में कम होते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज्म, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये हमारे माइनॉरिटीज में आते हैं। तो कहते हैं माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 30 देता है उनको राइट टू कल्चरल एजुकेशन वाला राइट्स आपको देता है, फंडामेंटल राइट्स। आपने कई सारे स्कूल कॉलेजेस देखे होंगे, कुछ स्कूल देखे होंगे जैसे सेंट स्टीफेंस हो गया या थॉमस हो गया या फिर और भी कई सारे हो गए, गुरुकुल वगैरह हो गए, तो बहुत सारे मतलब गुरुकुल तो नहीं है, हम उसको बात करेंगे, सेंट थॉमस हो गया, सेंट जीसस मैरी वगैरह। तो ऐसे जो स्कूल कॉलेजेस खुले हुए होते हैं वो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग खुले होते हैं कि माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का अधिकार आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स है, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट जो है हमारा वो है आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल 32। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स, इसे बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस की बात करें तो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स की अगर आत्मा की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि आप किसी एक आर्टिकल पर फोकस करेंगे तो कौन से पे फोकस करेंगे, जो कि कहा जाता है, तो कहते हैं कि पूरे संविधान के अगर अधिकारों की बात करें तो उसकी आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 में समाहित है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस की बात करता है, यानी सभी संविधानों के सभी अधिकारों को प्रोटेक्ट और राइट करने की बात करता है। अब कैसे? आर्टिकल 32 में कौन कौन से आते हैं? जैसे पहला आता है रिट ऑफ हैबस कॉर्पस, पहला ही आता है। सेकंड आता है आपका मेंटेनेंस, थर्ड है आपका प्रोहिबिशन, फोर्थ है आपका सैटेरियो, फिफ्थ है आपका रिट ऑफ क्यू वारंटो। ये आपके 5 तरह के रिट्स है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और ये रिट ही है जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो रिट्स की बात करें तो पहला रिट्स है हमारा रिट्स ऑफ हैबस कॉर्पस। अब हैबस कॉर्पस क्या है? हैबस कॉर्पस रिट्स है कि अगर पुलिस ने किसी पर्सन को प्रिवेंशन डिटेंशिप यानी निवारक नजरबंदी के तहत अरेस्ट कर लिया है और 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं, महीनों हो गए, सालों हो गए, उसे कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया अभी तक, तो ऐसे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस रिट का इस्तेमाल करता है, रिट ऑफ हैबस कॉर्पस, कि भाई जिस भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसे तत्काल रूप से कोर्ट के सामने पेश करो और ये बताओ कि उसने क्या किया है और आपने उसको अभी तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है हैबस कॉर्पस, जिसका जो पूरी जिम्मेवारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे है, और इस रिट्स का इस्तेमाल करके वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है वी कमांडेड, कि हम कमांड करते हैं। अब कमांड क्या करते हैं? द पर्पस ऑफ द रिट इज द कंपेल एन इंफीरियर कोर्ट और एन इंडिविजुअल परफॉर्म their legal duties. The power of has been execute only the enforcement of the fundamental rights. यानी कि कुल मिलाकर के कहता है कि भाई मेंटेनेंस कहता है कि भाई जो तुम्हारे ड्यूटीज है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, जो दिए गए हैं आपको, सिर्फ आप उनका निर्वहन करें। आप अपनी कर्तव्य और ड्यूटी से बाहर जाकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है आपको।
राइट। तो ये कर्तव्यों का निर्वहन, आपकी ड्यूटीज को ये रिमेंबर कराने के लिए करता है। थर्ड है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना। अब रोक किस पर लगती है, देखिए, a writ of prohibition is issued to the prevented and inferior court from the excuse power which is the not legal vested। यानी कि अगर कोई ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस तरीके की फटकार लगाते हैं कि भाई जो तुम्हारी पावर है, जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र है, उसमें ही लेकर के आपने काम करना है। बाकी लोगों पर भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे रहता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रहता है, बाकी लोगों पे भी लगता है, बाकी चीजों पे भी लगता है। तो ये उनको कहता है जो तुम्हारे अधिकार है, जो तुम्हारे लिमिटेशन है, जो दायरे हैं, उन्हीं तक सीमित रहो, उनसे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, रोक लगाया था उसके ऊपर ये। ठीक है, आगे आपका सर्टेरियो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्टेरियो जो है ये कहता है बी इन्फॉर्म ऑफ द व्हाट इज द गोइंग ऑन, ठीक है ना, बाय द लोअर कोर्ट, यानी कि सीधा सीधा हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से इस रिट के अकॉर्डिंग पूछता है, भाई ये बताओ तुम्हारे कोर्ट में चल क्या रहा है, और किसी खास केस से संबंधित रिकॉर्ड ये अपने पास मांग सकता है कि भाई ले आओ फटाफट रिकॉर्ड हमारे पास क्या हम देखते इसको। तो ये उनसे उनके क्या नाम है केस के संबंधित कुछ पूछ सकता है और कहता है भाई जो भी इस केस से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो तुरंत मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि अब ये से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सर्टेरियो आता है, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये कहता है कि भाई जो भी तुम्हारे कोर्ट में क्या चल रहा है वो तुरंत उसकी जानकारी मुझे दो, और इस सब किसी खास केस से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो मुझे दे दो। अब हम देखते हैं उसको। अगला रिट है रिट ऑफ क्यू वारंटो। रिट ऑफ क्यू वारंटो को बोलते हैं किस अधिकार से। किस अधिकार से का मतलब होता है कि मान लो कोई एक पर्सन है और वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लायक नहीं है, फिर भी वो उस पोस्ट पे पहुंच गया, उसको उस पोस्ट पे जाके बैठ जाता है वो, तो ऐसे में अब उसको वहां से कैसे हटाएं, तो उसको हटाने का तरीका होता है, इस रिट का इस्तेमाल होता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, रिट ऑफ क्यू वारंटो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रिट का इस्तेमाल करते हैं और पूछते हैं कि भाई किस अधिकार से आप यहां तक पहुंच गए जबकि आप उसके लायक भी नहीं हो। तो क्यू वारंटो के तहत उसे उस पोस्ट से हटना पड़ता है, राइट, जैसे कहते हैं क्यू वारंटो। ये सारा का सारा जो था आपका इसमें ही था, राइट। चलिए अब आगे आता है हमारा डीपीएसपी। आपको डीपीएसपी में यही समझाया था, थोड़ा सा आपको यही समझ में आ जाएगा। डीपीएसपी डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। ये किसमें, पार्ट 4 में। और राइट्स किस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, और 4 में बात करते हैं तो ये आता है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों ही सिक्के के पहलू हैं। मान लो एक तरफ एक छपरा है, दूसरी तरफ उसका सिंबल वगैरह जो भी, एक ही सिक्के के दोनों पहलू माने जाते हैं। लेकिन फिर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है, फंडामेंटल राइट्स को लीगल राइट्स बोलते हैं और इसकी प्रोटेक्शन जो करता है, प्रोटेक्ट करता है इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है, गारंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है इस बात की। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ये मोरल डेवलपमेंट के लिए है, स्टेट को वेलफेयर बनाने के लिए है, राज्य को सुधारवादी नीति बनाने के लिए होता है। इसके जो भी अधिकार वगैरह जो इसमें दिए गए हैं, अगर उनको कोई नहीं मानता है तो उसके लिए आप कहीं भी कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि इसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ एक मॉरल डेवलपमेंट के लिए है, वेलफेयर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक वर्ड आता है समान काम समान वेतन, यानी कि इक्वल वर्क एंड इक्वल पे। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल वर्क एंड इक्वल पे। इक्वल वर्क एंड इक्वल पे का मतलब क्या होता है, मान लो कोई ड्राइवर है, कोई मुख्यमंत्री का ड्राइवर है और कोई राष्ट्रपति का ड्राइवर है, तो दोनों को भाई है, दोनों ड्राइवर ही, काम क्या है दोनों का, गाड़ी चलाने का, लेकिन दोनों में अंतर भी तो है, एक राष्ट्रपति का एक मुख्यमंत्री का। तो सैलरी में भी डिफरेंस होगा, बाकी चीजों में भी डिफरेंस होगा, रहन सहन में भी डिफरेंस होगा। तो ये इस डिफरेंस को लेकर के आप कोर्ट में अगर चैलेंज करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वर्क डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके अगर किसी अधिकारों को मानता है या नहीं मानता है तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ,
फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई भी एक भी उल्लंघन हो जाता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी आर्टिकल का, तो हम सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है किसी के भी अधिकार का उल्लंघन ना हो। आई होप आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों का कंपैरेटिव स्टडी अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज भी मैं आपका यही समझ लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 1976 में 42 अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि हमें जो है अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए, और कहीं ना कहीं टू डिफरेंट the country and the random national service when called upon to the क्या नाम है इसका to do so। तो यानी कि अगर देश के आह्वान, यानी हिंदी में अगर करें तो देश के आह्वान किए जाने पर हमें नेशनल सर्विसेज में ज्वाइन कर लेना चाहिए। नेशनल सर्विस जैसे आर्मी वगैरह को हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। देश का जब भी आह्वान करता है, जरूरत पड़ती है तो हमें करना चाहिए। नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने रिवर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को सेफ रखना है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग, यानी भाईचारा बना के रखना है, ठीक है। सेफ ग्राउंड रखना है। 6 to 14 इयर्स के बच्चों को भी हमें प्रमोट करना है कि भाई हाँ भाई जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा अपना एजुकेशन हासिल करे। अब 6 से 14 साल का बच्चा समझदार तो होता नहीं है, तो कैसे एजुकेशन हासिल करेगा, तो उनके पेरेंट्स को जितना हो सके उतना क्या करें, उनको प्रमोट करें, उनको बहुत ज्यादा अवेयर करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजे। और जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे, जाहिर सी बात है अपना देश डेवलप होगा। अच्छा, ड्यूटीज की बात करें तो 2 तरह की ड्यूटीज होती है, एक होती है मोरल ड्यूटी, एक होती है लीगल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी में क्या होता है, लीगल ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जिन्हें हमें मानना ही पड़ता है, और अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए हमें पनिश किया जाता है, सजा दी जाती है। जैसे हमें देश के संविधान का सम्मान करना है, संविधान को फाड़ तो सकते नहीं, नेशनल फ्लैग को नहीं फाड़ सकते, नेशनल एंथम का सम्मान करना है, वाइल्ड लाइफ का सम्मान करना है, रिवर्स को गंदा नहीं कर सकते हैं, भाई बहुत सारी चीजें हैं भाई। तो लीगल ड्यूटीज को वो होती है जिन्हें हमें मानना है, और नहीं मानने पे हमें पनिश करना होता है। मॉरल ड्यूटीज कौन सी होती है, मॉरल ड्यूटीज वो होती है जो हमारे को हमारा मॉरल डेवलपमेंट करती है, हमें अंदर से खुशी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड पर्सन है, अब वो रोड पार करना चाह रहा है, अब वो रोड पार तो नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, अचानक ही आप भाग के पहुंच जाते हो और उसका हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करा देते हो, तो वो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देता है। तो आपको एक अंदर से एक हैप्पीनेस होती है, अंदर से खुशी मिलती है, उसे कहते हैं मॉरल ड्यूटी। यानी ये एक अंदर से मिलने वाली खुशी, एक अंदर से आने वाली जिज्ञासा, उसे कहते हैं मॉरल ड्यूटी। जैसे हम कहते हैं अपने बड़ों का सम्मान करो, जैसे हमारे दादा दादी होते जाते हैं उनके पाँव छू लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी, अगर नहीं छुएंगे तो वो कौन सा हमें ब्लेसिंग नहीं देंगे, तो देंगे ब्लेसिंग। लेकिन क्या जब हम पाँव छूते हैं, उनका हाथ हमारे ऊपर आता है, तो बहुत एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, उसे कहते हैं मॉरल ड्यूटीज। यानी मॉरल ड्यूटीज को अगर हम माने ना माने उसके लिए हमें पनिश नहीं करने वाला, लेकिन मॉरल ड्यूटीज को करने से हमें अंदर से एक हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। तो बस आपसे यही कहूंगा कि अपनी लीगल ड्यूटीज को आप ठीक है डर से, एक कानून के डर से मानते हैं, लेकिन मॉरल ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करिएगा। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, टीचर्स का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, नेचुरल वाइल्ड लाइफ का सम्मान कीजिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाइन करते रहिए, आसमान की बुलंदी को छू लीजिए। आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी बनेगी इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव पर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।